नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। एक आदमी बंधा हुआ अपने घुटनों के बल बैठा था। उसके चेहरे से खून टपक रहा था। वहीं उसके सामने खड़ा आदमी अपने हाथों में गन घुमाते हुए उसे घूर रहा था और फिर अपनी रौबदार और कड़क आवाज में बोला, तुमने मुझे धोखा देकर अपने लिए लक्ष्मी को नहीं, मौत को बुलाया है, क्योंकि इस पर सिंघानिया की डिक्शनरी में धोखे का एक ही सजा है, वह है सजाए मौत। और ये कहते हुए बंदूक की नोक से उसके चेहरे को अपनी तरफ करता है और आगे कहता है, शायद तुम्हें मौत नसीब ना भी होती, लेकिन तुमने मुझे औरत के लिए धोखा दिया है और औरतों से मेरी दुश्मनी बहुत पुरानी है। अपनी माँ को छोड़ मैं पूरी औरत जात से नफरत करता हूँ, समझे तुम। और ये कहते हुए उसने बंदूक उसके चेहरे से हटा दी, जिससे उसका चेहरा फिर नीचे की तरफ झुक गया। अभी तक इस पर सिंघानिया पर चेहरा सामने नहीं आया था। धूप की वजह से उसका चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ काफ़ी दिलकश थी। तभी वह नीचे बैठा आदमी गहरी सांस लेते हुए स्पर्श की ओर देखते हुए बोला, बहुत घमंड है ना तुम्हें खुद पर स्पर्श सिंघानिया, एक दिन तुम्हें तुम्हारा यही घमंड लेकर डूबेगा। स्पर्श को उसके सामने खड़ा था, उसका मजाक उड़ाने के लहजे में बोला, ये बात कहे भी कौन रहा है, वह तो खुद मौत के मुंह में एक औरत की वजह से खड़ा है। तो वह आदमी बोला, मैं किसी औरत की वजह से नहीं, अपनी वाइफ की वजह से यहाँ हूँ, जिसकी बेइज्जती तुमने खुद की थी पूरी पार्टी में सबके सामने। और तुम्हें इस बात का बड़ा गरूर है ना कि कोई औरत तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी अहमियत नहीं रखती। तो देखना, तुम्हारी बर्बादी का कारण ही एक औरत होगी, जो तुम्हें इस कदर फना करेगी कि चाह कर भी वापस नहीं बन पाओगे। वह आदमी इतना कह ही पाया था कि तभी वहाँ गोली की तेज आवाज़ गूंजी। अगले ही पल वह आदमी जमीन पर ढेर हो गया और तड़पते हुए अपनी आखिरी कुछ सांसें लेने लगा। तभी स्पर्श का चेहरा नजर आया, हल्की दाढ़ी और आंखों में चश्मा लगाए, चेहरे पर एक सख्त एक्सप्रेशन। भाई अपनी आंखें चश्मा उतारते हुए तो उसकी हल्की भूरी आंखें नजर आने लगीं और वह उसी वक्त अपने पीछे खड़े अपने असिस्टेंट की तरफ हाथ से गन उछालता है, वहाँ से जाने के लिए मुड़ जाता है, पर अगले पल रुक कर नीचे तड़पते हुए उस आदमी की तरफ मुड़ता है और उसे देखकर बिना किसी भाव के कहता है, मुझे फना करने की कोशिश ना जाने कितनी ही औरतों ने की, पर खुद मेरे ऊपर मर मिटी या मेरे जरिए मिटा दी गई। एक बार धोखा खाने के बाद मैं दोबारा धोखा कभी नहीं खाता, यही फर्क है तुझमें और मुझमें। इसीलिए तुम्हें बताते हैं, एक बड़ा अफसोस हो रहा है, इस पर अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है और उसकी ज़िंदगी उसे नहीं। और मेरी ज़िंदगी में कौन आएगा कौन नहीं, इसका फैसला मैं खुद कर लूँगा। अपनी आबादी और बर्बादी मैं भी देख लूँगा। इसीलिए तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। सो गुड बाय। और ये कहते हुए वह वहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट भी उसकी गाड़ी में आकर बैठ गया और आसपास खड़ी बाकी गाड़ियों में उसके बॉडीगार्ड्स बैठ गए। फिर गाड़ियाँ एक एक करके अपनी रफ्तार से वहाँ से निकल गईं। तभी अपनी गाड़ी में बैठे स्पर्श के मन में उस आदमी की आवाज़ गूंजती है, जब वह कहता है कि उसकी बर्बादी का कारण एक औरत बनेगी। ये सुनते ही स्पर्श अपने मन में कह रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा, अब कोई नहीं आएगा मेरी ज़िंदगी में,
नफरत है मुझे औरतों से। और ये सोचते हो अपनी आंखों पर अपना काला चश्मा चढ़ा लेता है और गाड़ी में आगे बैठ जाता है। वीकेंड होने के कारण आज नम्रता का ऑफिस नहीं था, तो इसीलिए वह घर का कुछ सामान लाने के लिए बाजार गई थी और सामान लेने के बाद हाथ दिखाकर ऑटो रोकने की कोशिश कर रही थी, पर कोई ऑटो रुक ही नहीं रहा था। वह मन में बड़बड़ाते हुए बोली, इस तरह तो घर पहुंचने में देर हो जाएगी। आज वह भी घर पर हैं और उससे प्रॉमिस किया था कि आज सारा वक्त उनके साथ बिताऊंगी। ये कहकर ऑटो वाले उफ, और अगर रूठ गया तो मनाना भी बहुत मुश्किल है उसे। नम्रता ये सोच ही रही थी कि तभी उसके सामने एक काले रंग की गाड़ी आकर रुकी और उसमें से कुछ लोग उतरे। वह कुछ समझती उससे पहले ही किसी ने उसे जबरदस्ती क्लोरोफॉर्म रूमाल से मुंह चापकर सूंघाया, तो वह कुछ वक्त तक छटपटाई, पर आखिरकार बेहोश हो गई। फिर वह लोग उसे गाड़ी में डालकर वहां से निकल गए। नम्रता बेहोश पड़ी थी, उसे कोई होश नहीं था। तभी एक आदमी ने उसकी फ़ोटो क्लिक करके किसी को भेजी और फिर फ़ोन करके बोला, सर काम हो गया है, लड़की मिल गई है, हम कुछ वक्त में आपके फार्म हाउस पर पहुंच जाएंगे। और ये कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया। कुछ वक्त बाद वह गाड़ी आकर एक बंगले से बाहर रुकी। तभी दो लड़कियां आईं और नम्रता को गाड़ी से बाहर निकालकर अंदर ले गईं और अंदर बड़े से लिविंग रूम में सोफे पर लिटा दिया। फिर उससे कुछ दूरी बनाकर वहां खड़ी हो गईं। तभी एक आदमी जो सोफे पर एक 3 बिजनेस सूट में बैठा हुआ था, वह अपने एक पैर से ऊपर दूसरा पैर रखते हुए अपने एक हाथ से अपने सर को मसलते हुए अपनी रौबदार आवाज में बोला, अभी के अभी इसे उठाओ। उसकी बात सुनकर एक लड़की यस सर कहते हुए नम्रता के चेहरे पर पास रखे हुए गिलास से पानी लेकर उसके चांटे मारती है, तो उसके पलकें फड़फड़ाने लगती हैं और वो धीरे धीरे अपना सर पकड़ते हुए अपनी आंखें खोलती है। फिर कुछ पल इधर उधर देखती है तो उसे जगह अनजान सी लगती है, इसीलिए वह घबराकर झट से खड़ी हो जाती है। ये देख उसके पास खड़ी लड़कियां उसका हाथ पकड़कर उसे वापस सोफे पर बैठा देती हैं। तभी नम्रता घबराते हुए उनसे पूछती है, कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो तुम? मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लाए हो? वह घबराहट में बोले ही जा रही थी, उसके सवाल ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तभी पास बैठा आदमी जो तब से उसकी बातें सुन रहा था, उसे अपना हाथ दिखाते हुए जोर से कहता है, चुप, एकदम चुप। फिर एक गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करते हुए वह कहता है, चुपचाप बैठ जाओ, सब बताता हूँ। ऐसे ही चीखती रहोगी तो कुछ पता नहीं चलेगा। उसके यूँ चीखने से पहले तो नम्रता पहले तो घबरा जाती है, पर फिर शांति से बैठ जाती है और उस आदमी की तरफ डरते हुए जवाब की उम्मीद में देखने लगती है। तो वह इंसान उसकी तरफ सपाट होकर देखते हुए शांति से बोला, तुम्हें यहाँ मुझसे शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए लाया हूँ। ये कहते हुए अपने पीछे खड़े असिस्टेंट को इशारा करता है, तो वह उसके हाथ में कुछ पेपर्स थमाता है। तो वह आदमी उन पेपर्स को पास पड़े काफी टेबल पर फेंकते हुए नम्रता से कहता है, जस्ट फाइन इट। इतना ही कह पाया था कि तभी लिविंग रूम में एक जोरदार चांटे की आवाज़ गूंजती है।
जो कि नम्रता ने उसकी बात सुन अपना आपा खोकर उसे मारा था। ये देखकर उस आदमी के ऊपर लोग हरकत में आ गए थे, लेकिन उस आदमी ने उन्हें अपना हाथ दिखाकर रोक दिया और नम्रता की इस हरकत से वह आदमी तिलमिला उठा और अपने हाथों से नम्रता के चेहरे को कसकर पकड़ते हुए अपने दांत पीसते हुए गुस्से में बोला, मिस नम्रता कपूर, अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं होती तो इस चांटे का हिसाब तुम्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ता। तो शुक्र मनाओ कि तुम मेरी ज़रूरत हो, इसी वजह से अभी जिंदा हो। और ये कहकर उसने झटके से नम्रता के चेहरे को छोड़ दिया। तभी नम्रता ने उससे कहा, जानते हो क्या तुम मेरे बारे में यूँ अचानक आ गए और कह रहे हो कि शादी करनी है, वह भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मैं कभी भी ये नहीं करने वाली, इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि तुम्हारी बात मैं नहीं मानने जा रही हूँ। उसकी बात सुन सामने खड़ा आदमी एक तिरछी मुस्कान से देखते हुए उससे कहता है, आज तुमने दो गलतियां की हैं। पहली इस पर सिंघानिया को चांटा मारना और दूसरी उसे मना करना। और मुझे यानी इस पर सिंघानिया को इन दोनों गलतियों के बारे में सोचने वालों से भी नफरत है। और ये कहते हुए एक सांस छोड़कर नम्रता के इर्द गिर्द घूमते हुए उसके सामने आकर उससे कहता है, जानता था कि तुम इतनी आसानी से तो मानोगी नहीं, इसीलिए ये कहते हुए उसके आगे अपना फ़ोन बढ़ा देता है, जहाँ एक वीडियो चल रहा होता है जिसमें दो बुजुर्ग व्यक्ति घर के गार्डन में बैठे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उन्हें कोई आइडिया नहीं होता है कि कोई उनकी वीडियो बना रहा है और एक आदमी उन पर स्नाइपर बंदूक ताने खड़ा है। ये देख नम्रता चीखती है, माँ पापा। फिर गुस्से में इस पर उसकी कॉलर पकड़ते हुए अपने दांत पीसकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। और ये कहते वक्त उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। तभी इस पर उसने उसे अपना कॉलर छुड़ाया और मुस्कराते हुए बोला, मैं इससे भी बहुत कुछ ज़्यादा कर सकता हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकती। फिर मुस्कराते हुए आगे बोला, और इतना ही नहीं, तुम्हारी जान की जान भी मेरी मुट्ठी में है, इसीलिए चुपचाप मान जाओ, वरना क्या पता मैं कब अपनी मुट्ठी खोलकर उसकी जान को आज़ाद कर दूँ। यह सुनकर नम्रता का दिमाग कैसे ब्लैक हो जाता है और अब वह रोते रोते इस पर के आगे घुटनों में बैठकर गिड़गिड़ाते हुए उससे कहती है, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तुम कुछ नहीं जानते हो मेरे बारे में, मैं नहीं कर सकती तुमसे शादी। प्लीज़ मेरे माँ पापा उसे हर्ट मत करो प्लीज़। और क्यों कर रहे हो तुम ये सब, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा। और ये कहते हुए वह सिसकने लगती है। तो इस पर उसे कहता है, मैं उतना जानता हूँ तुम्हारे बारे में जितना कोई नहीं जानता, और मुझे भी तुम्हारे साथ रिश्ता निभाने का कोई शौक़ नहीं है। ये तो बस एक मजबूरी है, इसीलिए कह रहा हूँ, चुपचाप साइन करो। ये कहते हुए वह नम्रता को उठाता है और उसके हाथ में पेन थमा देता है। वहीं नम्रता सोच में पड़ जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। ऑफिस चेयर खिड़की की तरफ मुड़ी होती है। वहाँ से एक काले रंग के सूट का एक बाजू दिख रहा था जो एक आदमी ने पहना हुआ था, और उस हाथ में एक सिगरेट थी जो लगभग आधी ख़त्म हो चुकी थी। तभी वह आदमी फिर से सिगरेट को अपने पास लेकर अपना एक कफ लेता है और आसपास धुआं हो जाता है।
ना जाने वह क्या सोच रहा था या उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वह बस सिगरेट के कफ लेते हुए ऑफिस चेयर को इधर से उधर किए जा रहा था। ठीक उसी वक्त कैबिन का दरवाज़ा खटखटाता है। खटखटाने की आवाज़ सुन वह आदमी उसी तरफ खिड़की की तरफ देखते हुए एक कर्कश कड़क आवाज़ में कहता है, कम इन। उसका आर्डर पाते ही बाहर से उसका असिस्टेंट अंदर आते हुए कहता है, सर खबर पक्की है, धोखा उसी ने दिया है और कारण भी वही है जो आपने सोचा था। अपने असिस्टेंट की ये बात सुन वह आदमी उसी तरह खिड़की से बाहर देखते हुए एक हंसी उड़ाने के लहजे में कहता है, बेवकूफ़ आदमी, एक औरत के चक्कर में मुझसे इस पर सिंघानिये से पंगा लेकर अपनी मौत को दावत दे गया है। और ये कहते हुए सीट से उठ खड़ा होता है। उसके उठते ही उसका ऊंचा लंबा कद और सुडौल शरीर पीछे से दिखने लगता है, जो कि किसी सुपर मॉडल से कम नहीं लग रहा था। और सामने लगी गिलास विंडो पर भी हल्का सा उसका अक्स नज़र आ रहा था। तभी उसने सिगरेट अपने हाथ में फेंकी और अपने जूतों के नीचे मसलते हुए बाहर देखते हुए बोला, इन बेवकूफ़ों की सबसे बड़ी कमजोरी ही औरत होती है, जिन्हें वह अपनी ताकत समझ बैठता है। अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलतियाँ करते हैं। खैर, इस पर सिंघानिया की डिक्शनरी में गलतियों की माफ़ी नहीं, सिर्फ सज़ा है, और इसे भी वही सज़ा मिलेगी। चलो मेरे साथ। और ये कहते हुए वहाँ से अपने असिस्टेंट के साथ निकल कर जाने लगता है। वह तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है और उसका असिस्टेंट दोनों स्पर्श की प्राइवेट लिफ्ट के नीचे आते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठते ही स्पर्श कहता है, हमारे लोगों से कहो वह जहाँ भी हैं उसे लेकर आधे घंटे के अंदर पहाड़ी इलाके पर पहुँचें। गॉट इट। इस पर असिस्टेंट यस सर कहते हुए किसी को कॉल कर कहता है, तो सामने से एक जवाब आता है जिसपे वह एक पल को घबरा जाता है और फिर घबरा कर स्पर्श को देखकर उससे कहता है, सर वह एक होटल में बिजनेस मीटिंग के लिए गया था, बीच मीटिंग में कैसे उठाया जाए उसे। असिस्टेंट की ये बात सुनकर स्पर्श एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, तुम जानते हो ना मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। खैर पता करो तुम उस मीटिंग कहाँ है और किसके साथ है उसकी। इस बात पर असिस्टेंट जल्दी से जी सर कहते हुए किसी को कॉल कर पता करता है और फिर स्पर्श से कहता है, सर उसकी मीटिंग ब्लू हेवन होटल में है, मिस्टर जवेरी के साथ चल रही है। ये सुनकर स्पर्श के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपने असिस्टेंट से कहता है, जल्द से जल्द जवेरी को फ़ोन करके कहो वहाँ से अपने लोगों को लेकर कोई बहाना बनाते हुए निकल जाएं, समझे। डू इट राइट नाउ। और अगर जवेरी ना माने तो बोलो इस पर सिंघानिया का आर्डर है और मेरे खिलाफ जाने का नतीजा वह अच्छे से जानता है। स्पर्श के आर्डर पर असिस्टेंट बस हाँ में गर्दन हिला देता है और फिर एक कॉल लगाता है। थोड़ी देर में उधर से जब कॉल पिक होता है तो असिस्टेंट कहता है, मैं मिस्टर स्पर्श सिंघानिया का असिस्टेंट बोल रहा हूँ। सर ने कहा है कि जिस मीटिंग में आप बैठे हैं वहाँ कोई बहाना करके निकल जाएगी, क्योंकि उस आदमी ने सर को धोखा दिया है और सर के साथ गद्दारी करने वालों का अंजाम भी जानते हैं आप। तो आप सब देख लें उसको उस मीटिंग में बैठना है या नहीं।
और ये कहते हुए असिस्टेंट ने फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। तभी दूसरी तरफ से एक आदमी की घबराई आवाज़ आती है, जी जी मैं समझ गया, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, चिंता ना करें। और ये कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।